हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत है छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4, कक्षा क्लास 9 का चैप्टर 4 अध्याय 4, जो कि है परमाणु की संरचना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु की संरचना यानी कि परमाणु कैसे गठित होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और परमाणु के कुछ मॉडल है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु के संरचना के ऊपर बहुत सारा मॉडल दिया है, उन मॉडलों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें परमाणु की संरचना, ये जो चीज़ है, इसको समझना होगा। तो परमाणु क्या होता है, उम्मीद है सबको पता होगा। हम लोग अगर यूनिट 4 पढ़ रहे हैं तो हम लोग को परमाणु क्या है मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनिट 3 में ही ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो परमाणु क्या होता है डाल्टन के अनुसार, हाँ, किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार हमारा जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है, सबसे सूक्ष्म कण, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, जिसे और हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। वो क्या उनके अनुसार था? परमाणु था, है कि नहीं? किसी भी पदार्थ का छोटा सा जो कण है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, वह अविभाज्य कण क्या था? परमाणु था। ये डाल्टन के अनुसार परमाणु जो था वो अविभाज्य था, यानी कि परमाणु के अंदर और कोई दूसरा कण नहीं था, परमाणु सबसे छोटा सूक्ष्म कण था। ठीक, डाल्टन ने हमें परमाणु के बारे में यह बताया कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है, यानी कि उसे और हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, वह सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। जैसे कि मान लो एक चौक का हम लोग टुकड़ा लें और चौक को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, एक जो सिंगल पाउडर बचेगा, सिंगल एक पाउडर, वो क्या होगा? वह परमाणु होगा, जिसे हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते। यह तो था डाल्टन के अनुसार। पर अध्याय 4 में परमाणु की संरचना में हम लोग डाल्टन की जो बात थी उसको गलत साबित करेंगे। अध्याय 4 में परमाणु की संरचना के अनुसार हमारा परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर और 3 कण पाए जाते हैं। क्या क्या? तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है? प्रोटॉन, तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ये 3 क्या थे? ये 3 परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि ये E, ये P, ये N। ठीक है। तो ये 3 कण अगर परमाणु के अंदर पाए जाते हैं तो परमाणु सबसे सूक्ष्म कैसे होगा? सूक्ष्म कण कैसे होगा? कैसे अविभाज्य कण होगा अगर ये 3 कण उसके अंदर पाए जाते हैं? तो डाल्टन का जो बात है यहाँ पे गलत साबित होता है, और परमाणु जो है वो उसे और विभाजित कर सकते हैं। परमाणु को हम लोग और विभाजित कर सकते हैं और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नामक कण पाए जाते हैं। इन सब कणों की खोज अलग अलग समय पर हुई है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है। ठीक है। तो हम लोग इनकी खोज कैसे हुई वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग परमाणु की संरचना यानी परमाणु के विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु का मॉडल दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। कौन? जे इंग्लिश हिंदी मिक्स मिक्स, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। किसने खोज किया इलेक्ट्रॉन का? जे थॉमसन ने। यह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें क्या हुआ, 2 एनोड रहते हैं, एक रहता है एनोड, एक रहता है कैथोड। हाँ, तो इसको क्या करते हैं वो लोग? एक ग्लास की ये में रहता है, जिसमें क्या रहता है? बहुत ही कम दाब रहता है, बहुत ही कम दाब रहता है, और इसमें एक बहुत ही हाई वोल्टेज यानी कि बहुत ही हाई विभवांतर जुड़ा रहता है इस एनोड और कैथोड से। ये क्या होते हैं? धातु के एक प्लेट होते हैं। ठीक है। और इसमें एक एनोड, एक कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को करके की।
हाँ, इसको क्रूक नली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं सर। तो इसमें क्या हुआ, ये जो मान लो ये था एक एनोड, ये था कैथोड। तो एनोड और कैथोड दो क्या थे, धातु के प्लेट थे। और ये क्या है, इसमें एक बहुत ही कम दाब है, निर्वात बनाया गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज वाला, बहुत ही ज्यादा विभवांतर वाला क्या है इसमें जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा विभवांतर जुड़ा हुआ है। और इसमें उन्होंने देखा कि एक किरण निकल रही है, किससे, कैथोड से। किससे, कैथोड से। कैथोड से एक किरण निकल रही है, हाँ, कैथोड किरण। इसका नाम क्या दिया गया, कैथोड किरण। और इसमें से वो जो किरण निकल रही है वो सीधी गमन कर रही है, और एक बीच में पॉजिटिव प्लेट था, उस पे जाके ऐसे मुड़ जा रही है। मतलब ये आ रही है और ये जाके ऐसे मुड़ जा रही है। ठीक, तो देखिए इससे पता चलता है कि इससे कुछ कण निकल रहा है, कैथोड धातु में से कण निकल रहा है, और वो कण जाकर सीधी रेखा में गमन कर रही है और धनात्मक आवेश पर आकर्षित हो रही है। यानी कि धनात्मक आवेश पे आकर्षित हो रही है, यानी कि ये उसका विपरीत आवेश होगा। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। तो इससे मालूम हुआ कि किसी भी पदार्थ परमाणु में क्या होता है, उसके अंदर एक और कण होता है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज क्रूक नली एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई, जिसमें कैथोड रे से कुछ किरणें निकली। ये क्या था, निर्वात। निर्वात एक ग्लास का एक ट्यूब था, इसमें दो कैथोड रे एनोड रे दो धातु के प्लेट थे, और यह बहुत कम दाब में था, और इसमें एक बहुत ही ज्यादा विभवांतर जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कैथोड में से कुछ किरणें निकलने लगी, और वो किरणें सीधी रेखा में गमन करती थी और धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होती थी। इससे इन्हें मालूम चला कि कोई इसमें ऋणात्मक आवेश वाला चीज है, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, और यह क्या है, परमाणु के अंदर का एक भाग है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज। इसके बाद अगर हम लोग प्रोटॉन की खोज की बात करें, तो प्रोटॉन की खोज किसी और ने की, प्रोटॉन का नामकरण किसी और ने किया। अब अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन क्या, प्रोटॉन भी क्या है, परमाणु के अंदर का एक अपरमाणु कण है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन। इन्होंने खोज किया, और नामकरण किसने किया, नामकरण हमारा किया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज भी जो मैं क्रूक नली वाला एक्सपेरिमेंट बताया, इसी में हुआ था। इसमें भी एक वही चीज था, हाई बहुत ही ज्यादा वोल्टेज था। हाँ, इसमें भी हमारा एक एनोड और एक कैथोड था। तो इलेक्ट्रॉन जो था हमारा, वो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकला, इलेक्ट्रोड थे। ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी कि हिंदी में कैथोड और एनोड। ठीक है, तो कैथोड से तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड से हमारा किनाल रे, ठीक है, किनाल रे बोला जाता है। उसमें से क्या हुआ, एक किरण निकली, और ये सीधी गमन कर रही थी। क्या कर रही थी, सीधी गमन कर रही थी। ये जो किनाल रे निकली, वही क्या थी, धनात्मक आवेश वाली कण थी, जिसको क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। जिसको क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। और इसके बाद रदरफोर्ड ने एक छोटा सा पतला सा सोने का प्लेट लिया था, और इसमें से उन्होंने क्या किया था, अल्फा किरण पास करवाया था। अल्फा किरण क्या किया था, पास किया गया था। इसमें लगभग कई हजार अल्फा रे पास किए गए थे। उसमें से कुछ किरणें सीधी उस सोने के परत से पार हो गई थी, कुछ किरणें कुछ कोणों में मुड़ गई थी, और कुछ कोण सीधा जाकर सीधा वापस आ गई थी। इससे उन्हें मालूम चलता था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जो कि धनात्मक आवेश होता है, और नाभिक के अंदर क्या बोला था उन्होंने, कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहता है। इससे उन्होंने नामकरण किया था। तो कहीं मिलेगा कि आपको परमाणु की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, कहीं मिलेगा कि आपको परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है,
सॉरी परमाणु ने प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, या कहीं मिलेगा कि प्रोटॉन की खोज आपको रदरफोर्ड ने की थी। तो ये हो गया प्रोटॉन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। अभी न्यूट्रॉन का खोज हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग मॉडल पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग परमाणु का मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? किसी भी परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में हमारा क्या है? प्रोटॉन पाया जाता है, और परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के केंद्र में होते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो होता है धनावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। इसका ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये क्या होता है? आवेश रहित, यानी कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, यानी कि ना वो धनात्मक होता है ना ही वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया नाभिक की बात। और क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो ऋणात्मक आवेश होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, जिसका चार्ज होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻31 कूलम। ये क्या है? उसका आवेश। और प्रोटॉन का आवेश ये ऋणात्मक, और प्रोटॉन का आवेश बराबर मात्रा में, लेकिन ये धनात्मक होता है 1.6 इंटू 10⁻31। ये क्या होता है? कूलम। ये क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश होता है। दोनों ही बराबर मात्रा में होती है, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों ही बराबर मात्रा में रहते हैं किसी परमाणु के अंदर। इसलिए यह जो चार्ज है, यह जो आवेश है, एक दूसरे के पावर को खत्म कर देती है, एक दूसरे को काट देती है, और जिसके वजह से हमारा परमाणु क्या हो जाता है? परमाणु आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है। आपको मान लो कोई पदार्थ है, क्या हर एक पदार्थ करंट झटका देती है? नहीं देती है ना, सब आवेश रहित होती है? वो आवेश रहित क्यों होती है? क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, और दोनों का आवेश बराबर होता है, लेकिन दोनों का आवेश विपरीत होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, और ये दोनों एक दूसरे के ऊर्जा को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से परमाणु क्या हो जाता है? आवेश रहित हो जाता है। तो ये हो गया परमाणु के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के विभिन्न मॉडल, जो विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है हमें। लेकिन इस अध्याय में 3 मॉडल, जे थॉमसन, हिंदी में जे थॉमसन, और उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और एक नील बोर का परमाणु मॉडल। इस वीडियो में हम लोग जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जे थॉमसन मॉडल के बारे में। जे थॉमसन, यानी कि जे इंग्लिश में होता है हमारा थॉमसन। क्या है ये? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हमें पढ़ना है। यानी कि परमाणु मॉडल कहने का मतलब, इन्होंने बताया कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन कैसे रहते हैं। जे थॉमसन परमाणु जो मॉडल है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के समय हमारा प्रोटॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। उन्होंने जस्ट एक बताया था कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। ठीक है, इन्होंने यह नहीं इनके समय अभी यह नहीं साबित हुई थी कि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में होता है और वो परमाणु के केंद्र में होता है। ये सब बातें अभी नहीं आई थी। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था, ये सबसे पहला परमाणु मॉडल था, और इसमें इन्होंने परमाणु की तुलना एक क्रिसमस केक या कटे हुए तरबूज से की थी। तरबूज सबको जानते हो ना, खाने वाला तरबूज है,
लाल लाल होता है जो काटने के बाद अंदर रहते हैं। तो कटे हुए तरबूज से की थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो तरबूज होता है, खाने का तरबूज, उसमें देखे हो ना, ज्यादातर जो पोर्शन है वो क्या रहता है? लाल रहता है कि नहीं? लाल रहता है, लाल रहता है। तो जो खाने वाला तरबूजे के अंदर जो भाग है लाल वाला, वो क्या होता है? धनावेश होता है। वो क्या होता है? धनावेश होता है। और इसी के अंदर ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये नहीं फला, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें बीज जो होता है ना, काला काला बीज धंसा रहता है उसमें, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम है कि ऋणावेश होता है? तो इन्होंने जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना किससे की थी? जे थॉमसन ने एक परमाणु की संरचना की तुलना किससे की थी? एक तरबूज से, एक कटे हुए तरबूज के अंदर के भाग से। उन्होंने क्या कहा था कि एक तरबूज की तरह ही हमारा परमाणु होता है। तरबूज में जिस प्रकार लाल भाग चारों तरफ रहता है, जो हमारा खाने का चीज रहता है, लाल भाग तरबूज के अंदर, वो क्या होता है? धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। धनावेश यानी कि धन आवेश का रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तरबूजे में बीज जिस प्रकार धसे रहते हैं, उस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर चारों तरफ बिखरा हुआ और उस लाल भाग के अंदर धसा हुआ रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। समझ आया? आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं कैसे तरबूज लाल भाग है, वह लाल भाग जितना भी है वो धनावेश था, पॉजिटिव चार्ज था। और उसमें कैसे देख सकते हैं काला काला बीज जो है वह क्या था? उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन था। उन्होंने तुलना की एक तरबूजे से परमाणु की। उनके अनुसार लाल भाग जो तरबूजा में चारों तरफ फैला रहता है वह धनावेश होता है, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेश होते हैं वो उसी के अंदर चारों तरफ धसे हुए बिखरे पड़े रहते हैं। आप लोग देख रहे हो ये तरबूजा, यही हमारा उन्होंने बताया था कि परमाणु इसी प्रकार गठित रहता है। ठीक है, तो ये हो गया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसमें इन्होंने क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने अभी नाभिक और प्रोटॉन इन सब के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किया था। तो ये तो हो गया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद हमारा दूसरे वैज्ञानिक रदरफोर्ड, क्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया। इस मॉडल को देने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल को उन्होंने देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? एक पतली सोने की प्लेट लिए थे। अब उन्होंने पतला सोना का प्लेट ही क्यों लिया? क्योंकि सोना जो होता है वो सबसे ज्यादा तन्य होता है, यानी कि उसे पीट पीट कर सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। लोहे चांदी जितने भी धातु है, इन सब की तुलना में सोने को सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है पीट कर। ये सोने का अपनी विशेषता है, धातु तन्य होते हैं, धातु को पीट कर पतला किया जा सकता है, लेकिन सोना जो धातु है वो सबसे ज्यादा पीट कर पतला किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने सबसे पतली सीट, सबसे पतली प्लेट सोने की ली, गोल्ड प्लेट ली। हाँ, उन्होंने इतना बड़ा गोल्ड प्लेट लिया कि उसमें लगभग आपको 1000 परमाणु उपस्थित थे। कितने परमाणु? 1000 परमाणु, लगभग 1000 परमाणु उपस्थित थे। ये सोने की प्लेट हुई, ये गोल गोल जो हमारा परमाणु है। और इस सोने की प्लेट में से रदरफोर्ड ने अल्फा किरण, अल्फा रे, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्या? अल्फा रे। अल्फा रे का सिंबल होता है ये अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण।
और यह अल्फा किरण क्या होती है, धनावेशित होती है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अल्फा रे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश होता है। ठीक है, तो यह अल्फा किरण रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की प्लेट में से पार कराया। क्या किया, सोने की प्लेट में से पार कराया। तो रदरफोर्ड के इस परीक्षण में उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा किरण थे जो वो सोने की प्लेट में से सीधे सीधे पार हो गई थी। यानी कि उन्होंने इस सीधे सीधे पार होने से उन्होंने समझा कि परमाणु का बहुत ज़्यादा स्थान लगभग क्या होता है, खाली होता है। किसी परमाणु में बहुत अत्यधिक स्थान क्या होता है, खाली होता है। ठीक, उन्होंने ये देखा और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि कुछ किरणें जाकर परमाणु के लगभग केंद्र से टकराकर कुछ एक कोण बनाकर मुड़ गई हैं। क्या हो गई है, कुछ एक कोण बनाकर मुड़ गई है, कुछ एक कोण बनाकर मुड़ गई है। और इन्हीं सारे विभिन्न किरणों में से उन्होंने देखा कि एक दो किरणें क्या थी, वह परमाणु के केंद्र में टकराकर क्या हुआ था, केंद्र में टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ गई थी। जिस दिशा में गई थी उसी दिशा में सीधे वापस आ गई थी। इस प्रकार की कुछ घटना हुई थी रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में। सोने के प्लेट में से बहुत सारी किरणें सीधे पार हो गई थी, बहुत सारी किरणें थोड़ी बहुत मुड़ गई थी, और उसमें से कुछ किरणें सीधा गई और सीधा टकराकर वापस आ गई। ठीक है, जैसे कि आप लोग एक शीशे पे लाइट मारेंगे, सीधा लाइट टॉर्च मारेंगे, तो टॉर्च चलाएंगे, जैसे उस शीशे पे टकराएगा वैसे ही वो रिटर्न एकदम सीधा टॉर्च के सीधे में ही आएगा। क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एकदम स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हुआ, सीधा गया और सीधा वापस आ गया। तो इससे उन्होंने साबित किया कि जब हमारा अल्फा रे धनात्मक आवेश है, और धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, दूर करते हैं। तो इसीलिए अल्फा रे जो है धनात्मक आवेश था, और ये परमाणु के केंद्र में जरूर कोई धनात्मक आवेश है जो कि उसको वापस मोड़ दे रहा है। इससे उन्होंने साबित किया कि परमाणु में बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे किरणें सीधी सीधी पार हो गई थी, तो परमाणु में बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। और उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित कण होता है। परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित कण होता है, जिसका उन्होंने नामकरण किया। क्या नाम दिया, वह कण क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है ना, उस परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित कण होता है जिसका नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया, और साथ ही साथ बताया कि यह प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में रहता है, और वह कहाँ उपस्थित रहता है, परमाणु के केंद्र के नाभिक में। यानी कि उन्होंने परमाणु की संरचना में बताया कि परमाणु कुछ इस प्रकार रहता है, और उसके नाभिक में धनात्मक आवेशित क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ उस धनात्मक आवेश नाभिक के चक्कर लगाता है। ये तक क्या था, उनका परमाणु मॉडल था। उनके परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित कण होता है जिसका नाम होता है प्रोटॉन, और यह प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में नाभिक में उपस्थित रहता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक कहा गया। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा गया, नाभिक, नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के अंदर क्या पाया गया, प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन का चक्कर लगाते हैं अपने अपने कक्ष में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गोल गोल घूमते हैं।
हो गया। यही था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु में बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं। परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित कण होता है जिसका नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया, और यह प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में नाभिक में उपस्थित रहता है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि परमाणु का यह जो परमाणु है इसका अत्यधिक द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है? केंद्र पर केंद्रित रहता है, केंद्र पर केंद्रित रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम रहता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम रहता है। परमाणु का अत्यधिक द्रव्यमान वाला जो भाग है वो नाभिक में रहता है। ठीक है, ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यह मॉडल बहुत ही सूटेबल था, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, जिसे किसने दूर किया? इसके बाद के परमाणु मॉडल, नील बोर के परमाणु मॉडल ने। बोर का परमाणु मॉडल, वह मॉडल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उन्होंने इस परमाणु मॉडल में क्या कमी थी, इस मॉडल में क्या कमी थी और किस कमी को उन्होंने ठीक किया, हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमी पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। क्या? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। स्पेलिंग गलत हो सकता है, स्पेलिंग कहीं कहीं ठीक कर लेना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का कमियां यानी कि लिमिटेशंस, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए हमारे विज्ञान में एक सिद्धांत है कि कोई आवेशित कण अगर किसी अन्य आवेशित कण का चक्कर लगाती है तो क्या करती है? ऊष्मा विक्षेपित करती है, यानी कि अपनी ऊर्जा विक्षेपित करती है, यानी कि अपना ऊर्जा खोती रहती है, इसका ऊर्जा कम होते रहता है। क्या करती है? एक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण का अगर चक्कर लगाती है तो अपना ऊर्जा कम करती रहती है, या कम नहीं, खोती है। ठीक है, तो अगर ये अपना ऊर्जा खोती है तो क्या होता है? विज्ञान का सिद्धांत हमारा कहता है कि कोई धनात्मक आवेश अगर दूसरे धनात्मक आवेश का चक्कर लगाती है तो वो ऊर्जा का विक्षेपण करती है, और यह ऊर्जा विक्षेपित करते 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 आते नाभिक से टकरा जाती है। अन्य आवेशित कण जो होगा उससे टकरा जाएगी। दोनों विपरीत आवेश होंगे। दोनों क्या होंगे? विपरीत आवेश होंगे। तो ये धनात्मक आवेश केंद्र में था, एक ऋणात्मक आवेश उसका चक्कर लगाएगी तो वो क्या करेगी? ऊर्जा खोएगी, यानी कि अपना ऊर्जा का विक्षेपण करेगी, यानी कि ऊर्जा अपना छोड़ते जाएगी। और वह क्या करती है? घूमते घूमते एक समय आएगा कि नाभिक से टकरा जाएगी। ये हो गया हमारा विज्ञान का जो नॉर्मल बात है कि कोई धनात्मक आवेश एक दूसरे के कोई आवेश अगर एक आवेश है और एक दूसरा विपरीत आवेश अगर उस आवेश का चक्कर लगाती है तो उस ऊर्जा का विक्षेपण करेगी और एक समय आएगा वो आके केंद्र से टकरा जाएगी। ठीक इसी प्रकार का हमारा संरचना था परमाणु का रदरफोर्ड के अनुसार। ये था हमारा नाभिक और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये नाभिक क्या था? धनात्मक आवेश था क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या था? ऋणात्मक आवेश था। और ये क्या? रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार ये उसका चक्कर लगाता है। तो ये जो बात बताया इसके अनुसार यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आएगा और जाके एक समय में नाभिक पे टकरा जाएगा। उन्होंने यह साबित नहीं कर पाया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने साबित नहीं कर पाया कि प्रोटॉन यानी कि नाभिक का इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर चक्कर लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जाकर क्यों नहीं टकराता है। हमें पता है कि अगर कोई विपरीत आवेशित कण एक चक्कर लगाएगा, केंद्र में एक आवेशित कण है और उसका विपरीत आवेश वाला कण अगर चक्कर लगाएगा
तो वह कभी भी जाके केंद्र से टकरा जाएगा, क्योंकि वह ऊर्जा का विक्षेपण करेगा। लेकिन उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में यह तो बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, लेकिन क्या होता है, नाभिक का चक्कर लगाता है और यह इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक से नहीं टकराता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं टकराता है, उन्होंने यह साबित नहीं किया था। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में यह साबित नहीं किया था कि क्यों इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विक्षेपण नहीं करता है, क्यों इलेक्ट्रॉन हमारा जाके नाभिक से नहीं टकराता है। तो यही कमी को बोर अपने परमाणु मॉडल में दूर किए। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक का चक्कर तो लगाता है, ठीक है, और वह नाभिक से नहीं टकराता है, ये भी ठीक है। अब क्यों नहीं टकराता है ये उन्होंने साबित नहीं किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का विक्षेपण नहीं करता है। क्या करता है? वो अपना ऊर्जा नहीं खोता है, ऊर्जा का विक्षेपण नहीं करता है, इसलिए वह जाके नाभिक से नहीं टकराता है। तो ये हो गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल उसका और उसकी कमियां। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग परमाणु क्या है समझ गए होंगे, परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणु कणों के बारे में भी जान गए, और साथ ही साथ मैंने जो इस वीडियो में 2 परमाणु मॉडल पढ़ाए, जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दोनों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल के बारे में, और कुछ 1-2 टॉपिक है अध्याय 4 में, उसको भी खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।